हेलो, नमस्ते सभी को, सारे स्टूडेंट को। आज हम आपका इस वीडियो में टॉपिक ब्लड एंड इट्स कंपोजिशन पे डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो इस टॉपिक में जाने से पहले एक जनरल जो रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताएं। ठीक, तो ये जैसा कि आप लोग टॉपिक से ही देख रहे हैं, ब्लड टॉपिक है, ब्लड एंड इट्स कंपोजिशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके स्टडी व्यू पॉइंट से एंड कंपटीशन पॉइंट से, दोनों पॉइंट से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम आपके बीएससी, ग्रेजुएशन और कंपटीशन दोनों को कवर करते हुए टॉपिक करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाट इज ब्लड? ब्लड क्या है? इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ठीक, और ये क्या होता है? एक रेड कलर लिक्विड होता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है और बॉडी की सारी सेल्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है कि आपकी ब्रेन की जो नर्व सेल्स हैं वो हमारे पैर की सेल से भी कनेक्ट होती हैं। किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1055 टू 1066 होती है और एक हेल्थी ह्यूमन बॉडी में ब्लड की मात्रा 5 टू 6 लीटर होती है, जो कि हमारे बॉडी वेट का लगभग 8% होता है। पीएच इसका स्लाइट एल्कलाइन होता है, 7.4 होता है। अगर हम जनरल कंपोजिशन शॉर्ट में देखें तो ब्लड में दो पार्ट होते हैं, यानी दो चीजें मिल करके ब्लड का निर्माण करती हैं, जिसमें इसके फ्लूइड पार्ट को प्लाज्मा कहा जाता है जो कि 55% होता है और सेलुलर पार्ट को ब्लड कॉर्पस्कल्स कहा जाता है जिसकी 45% होती है। ठीक, ब्लड कॉर्पस्कल जो होता है ये सेलुलर पार्ट होता है, इसको हेमाटोक्रिट भी कहा जाता है। ठीक, हेमाटोक्रिट कहते हैं। अब आप देखें प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस्कल्स, तो आप चार्ट से आप नीचे देख सकते हैं कि ब्लड कॉर्पस्कल्स आरबी तीन प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, उनकी मात्रा और टाइप दिए गए। अब आगे हम आपको डिटेल में लेंगे। सबसे पहले ले रहे हैं प्लाज्मा। हमने बताया दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो प्लाज्मा क्या होता है? एक्स्ट्रा कलर्ड फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड होता है कि अगर हम ब्लड से कॉर्पस्कल्स को निकाल दें तो जो एक्स्ट्रा मतलब पुआल, हल्का सा पीला लेते हुए, कलर का जो फ्लूइड पोर्शन, फ्लूइड बचता है, उसको प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक, प्लाज्मा ब्लड में 55% होता है और प्लाज्मा दो चीजों से मिलके बनता है, वाटर और सॉलिड, जिसमें वाटर 91% और सॉलिड आपके 9% होते हैं। ठीक, सॉलिड भी दो प्रकार के होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, फेरस, आयोडीन एटसेट्रा। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होता है उसमें मेन आपका होता है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है वो तीन प्रकार की होती हैं, एल्बुमिन, फाइब्रिनोजेन, चार प्रकार, ग्लोबुलिन एंड प्रोथ्रोम्बिन, चार प्रकार की होती है। ध्यान रहे कि प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती हैं, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट करती हैं, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट करती हैं, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को, ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करती हैं। ठीक, ब्लड में एसिड बैलेंस, बेस बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं और इन प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा अदर सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज, फैट, एंटीबॉडी, एंजाइम, हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। ठीक, दूसरी चीज आती है आपकी ब्लड कॉर्पस्कल्स। आपको बताया गया था तीन प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी या आप इनको एरिथ्रोसाइट्स कहें। ठीक, तो इन आरबीसी जो होती हैं ये लगभग अबाउट 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब इनका डाटा होता है कि 1 मिलीमीटर क्यूब एरिया वॉल्यूम के ब्लड में इनकी संख्या लगभग 5 मिलियन होती है। मैमल में
These RBC are non-nucleated and biconcave. जितने भी मैमल होते हैं उनमें सब में नॉन न्यूक्लिएटेड और बाइकॉन्केव शेप की होती है। ध्यान रखिएगा नॉन न्यूक्लिएटेड मैंने बोला। एक्सेप्ट कैमल एंड लामा, ये दो मैमल हैं, इनमें आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड न होकर न्यूक्लिएटेड होती है। जबकि एम्फीबिया, रेप्टाइल और बर्ड्स में आरबीसी जो है ये न्यूक्लिएटेड होती है। तो याद रखिएगा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि किनमें न्यूक्लिएटेड है किनमें नॉन न्यूक्लिएटेड। तो एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, कैमल एंड लामा ये दोनों मैमल हैं, इनमें न्यूक्लिएटेड होती हैं। इनके अलावा जितने भी मैमल हैं उनमें सब में नॉन न्यूक्लिएटेड और बाइकॉन्केव शेप की होती है। आरबीसी के बाइकॉन्केव शेप होने से बेनिफिट क्या मिलता है कि आरबीसी में फ्लक्चुअलिटी आ जाती है। बाइकॉन्केव शेप की होंगी तो आपका ये शेप हो गया, बीच में उभरी हुई और साइड में पतली। फ्लेक्सिबिलिटी आती है कि तो जिसके कारण ये माइन्यूट जो कैपिलरीज होती हैं हमारे बॉडी में, कुछ कैपिलरीज जो होती हैं उनका डायमीटर आरबीसी से भी कम होता है, तो उनसे भी ये इजिली पास हो जाती है। ह्यूमन में जो आरबीसी पाई जाती हैं नॉन न्यूक्लिएटेड होंगी। डायमीटर 7.2 माइक्रोन होता है, डायमीटर 7.2 माइक्रोन होता है, 2 माइक्रोन थिकनेस होती है और संख्या 5 to 6 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब संख्या होती है। ह्यूमन आरबीसी में जो सेल्स होती हैं आपकी बाइकॉन्केव शेप की हो गई, ये शेप होता है। ठीक, तो जो आरबीसी होती हैं उनमें न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम अब्सेंट होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में सारे ऑर्गेनल अब्सेंट होते हैं। मींस इमेच्योर स्टेज में जब आरबीसी बन रही होती है तब ये सारे ऑर्गेनल पाए जाते हैं और अपना काम करते हैं। मींस जो भी इनको सिंथेसिस या जो भी इनका काम होएगा वो करेंगे और फिर ये फिनिश हो जाते हैं। ठीक, अब दिमाग में आता है माइटोकॉन्ड्रिया फिनिश हो जाएगा तो एनर्जी कहां से आएगी आरबीसी को, अभी बता रहे हैं। जबकि आरबीसी के अंदर जो मैक्सिमम स्पेस होता है नियर अबाउट 90% हीमोग्लोबिन ऑक्युपाई करता है। ठीक, जो कि एक कंजुगेटेड प्रोटीन है। इसके अलावा आरबीसी के अंदर लिपिड, प्रोटीन, एंजाइम, शुगर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक, तो एनर्जी इनको मिलती है ग्लाइकोलिसिस के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में एब्सेंट होते हैं और इनको ग्लाइकोलिसिस के द्वारा एनर्जी मिलती है। ठीक, आरबीसी बनने की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी क्या है, इरिथ्रोपोइसिस कहलाती है, जो कि बर्थ के पहले यानी एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान लीवर और यॉर्क सैक में होता है और जन्म के बाद जो हमारे बॉडी की लॉन्ग बोन्स होती हैं उनकी रेड बोन मैरो में इरिथ्रोपोइसिस होती है। मींस इन जगहों पे आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी की नॉर्मल लाइफ जो होती है 120 डेज होती है। मींस आरबीसी एक बार बनने के बाद में फिर डिवाइड होकर के दूसरी आरबीसी प्रोड्यूस नहीं करती है। 120 डे कंप्लीट होते ही इनकी डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद में ये बॉडी से मूव करके स्प्लीन और लीवर में पहुंचती हैं, जहां पर ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जब डिस्ट्रॉय होंगी तो जो भी एसेंशियल चीजें हैं जैसे आयरन है या एंजाइम है या दूसरी प्रोटीन्स है वो पुनः रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं और जो अनवेस्ट मटेरियल होता है वो बाइल पिगमेंट में कन्वर्ट होकर के हमारे बॉडी से यूरिन या फीकल मैटर के रास्ते से बाहर निकल जाता है। कभी कभी डिजीज कंडीशन में क्या होता है, आप में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती कि बढ़ती भी है और घटती भी है। तो अगर डिफिशियंसी की कंडीशन है तो उस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं और अगर आरबीसी की संख्या बढ़ गई तो इस कंडीशन को पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। ठीक, ओके, तो ये तो हो गया आपका आरबीसी। तो 3 प्रकार की सेल बताई हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। तो अगला लेते हैं डब्ल्यूबीसी।
फिर अगली आपकी है सेकंड WBC। WBC या आप कहें व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या आप कहें ल्यूकोसाइट्स। ठीक, WBC जो होती हैं ये इनका साइज बड़ा होता है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड दे आर नॉन पिगमेंटेड एंड अमीबॉइड सेल्स, मींस इनमें पिगमेंट नहीं होता है और अमीबॉइड सेल्स होती है। अमीबॉइड सेल्स उन सेल्स को कहा जाता है जिनमें लोकोमोशन की क्षमता पाई जाती है, यानी जो स्वयं अपने आप बॉडी के अंदर या फ्लूइड में मूव कर सके, ये ऐसी सेल्स को अमीबॉइड सेल्स कहा जाता है। WBC बनने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। और जब हमारे बॉडी में WBC की संख्या कम हो जाती है तो ये कंडीशन ल्यूकोपेनिया कहलाती है, और अगर इंक्रीज हो जाए तो ल्यूकीमिया कहलाती है। ल्यूकीमिया जिसको हम जनरली ब्लड कैंसर कहते हैं। और WBC हमारे बॉडी ब्लड में सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स होती है, एक इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जो कि हमारे बॉडी को फॉरिजन इन्वेडर जैसे बैक्टीरिया, वायरस या जो भी डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। या तो इनमें जो डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं वो फैगोसिटिक नेचर की हैं कि वो फॉरिजन सब्सटेंस को इनगल्फ करेंगी और अपने अंदर डिस्ट्रॉय कर देंगी, या फिर ये क्या करती हैं किसी ऐसे पदार्थ को रिलीज करती हैं जो कि उन फॉरिजन सब्सटेंस को नष्ट कर देता है। ठीक, WBC बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक, कभी कभी डिफरेंस भी पूछ सकता है, तो आप देखें ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट नाम ही बता रहा है, ए ग्रेनुलोसाइट मींस ऐसी सेल्स जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। इन सेल्स में न्यूक्लियस लार्ज होगा एंड नॉट लोब। ध्यान है, दोनों में अंतर हम साथ साथ ले लेंगे कि इनमें ग्रेन्यूल एब्सेंट होंगे, ग्रेनुलोसाइट में ग्रेन्यूल प्रेजेंट होंगे। इनमें न्यूक्लियस लार्ज एंड नॉट लोब, कोई लोब नहीं होता, सिंगल होता है। इनमें जो होता है न्यूक्लियस जो होता है उसमें लोब प्रेजेंट होते हैं, 2 से 7 तक, यानी 2 to 7 तक लोब प्रेजेंट हो सकते हैं। दे शो लीस्ट मूवमेंट, इनमें मूवमेंट कम होता है और इनमें मूवमेंट फास्ट होता है, अमीबॉइड मूवमेंट होता है, मींस ये तेजी से बॉडी में मूव करती है। इनमें से कुछ सेल्स अभी आपको बताएंगे, जैसे मोनोसाइट है। मोनोसाइट ब्लड को क्रॉस करके हमारे टिश्यू फ्लूइड में, टिश्यूज में भी आ जाती हैं और अलग अलग बॉडी ऑर्गन में अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। मोनोसाइट जिसको आप मैक्रोफेज कहते हैं, जब ये टिश्यू फ्लूइड ब्लड से टिश्यू फ्लूइड में आ जाएंगी तब इन्हीं सेल्स को मैक्रोफेज कहा जाता है। लाइफ स्पैन इनका 20 to 30 आवर होता है। ग्रेनुलोसाइट का लाइफ स्पैन 2 to 4 आवर होता है। एक ग्रेनुलोसाइट जो होती हैं उनकी ओरिजिन हमारे लिम्फेटिक टिश्यू जैसे स्प्लीन, टॉन्सिल, लिम्फ ग्लैंड, लिम्फ नोड, पेयर्स पैचेज, इन जगहों पे इनकी फॉर्मेशन होती है। ग्रेनुलोसाइट जो होती हैं वो हमारी इनकी सिंथेसिस या ओरिजिन हमारी बोन मैरो में होता है, बोन मैरो की सेल्स करती है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। एक ग्रेनुलोसाइट जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो सबसे पहले ले रहे हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है ये टोटल WBC का लगभग 26% होती हैं। न्यूक्लियस लार्ज और स्फीरिकल होता है जो कि सेंट्रली लोकेटेड होता है, लगभग बीच में प्रेजेंट होता है। एंड दीज सेल्स प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, और ये सेल्स क्या करती हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। लिम्फोसाइट में भी दो प्रकार की लिम्फोसाइट होती हैं, लार्ज लिम्फोसाइट एंड स्मॉल लिम्फोसाइट्स। ठीक, इम्यूनोलॉजी जब आपको पढ़ाया जाएगा तब आपको बताया जाएगा। लार्ज लिम्फोसाइट जो होती है उन्हीं से टूट करके या उन्हीं के डिवाइड हो करके स्मॉल लिम्फोसाइट्स बनती हैं। ठीक, जैसे कि आपको पढ़ाया जाएगा बी लिम्फो, इम्यूनोलॉजी में बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। और ये सेल्स क्या करती हैं, या तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं या वो खुद इम्यून सेल्स की तरह काम करना शुरू कर देती हैं, जिसमें से बी लिम्फोसाइट जो होती हैं वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं और टी लिम्फोसाइट जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप की टी सेल्स में कन्वर्ट होती हैं और इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। एंटीबॉडी क्या होती है,
ये स्पेसिफिक प्रकार की ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, यानी इन सेल्स के अंदर प्रोटीन बनेगी और वो ब्लड में रिलीज हो जाएगी और वो एंटीबॉडी क्या करेंगी, फॉरेन एंटीजन को, जो भी बाहर से प्रवेश करेगा उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती है। दूसरी सेल्स आपकी होती है मोनोसाइट। मोनोसाइट टोटल डब्ल्यूबीसी का 6% या इससे थोड़ा कम होती हैं। डायमीटर 10 to 18 माइक्रोन होता है। न्यूक्लियस लार्ज किडनी शेप होता है, लार्ज किडनी शेप होता है और लगभग एक साइड में, सेंट्रली लोकेट ना होके एक साइड में प्रेजेंट होता है, या आप कह सकते हैं इसेंट्रिक लोकेशन पे प्रेजेंट होता है। एंड दे आर फैगोसिटिस इन नेचर, और इनका नेचर फैगोसिटिक होता है। मोनोसाइट ब्लड में कुछ समय तक, कुछ आवर तक, अबाउट 6 to 8 आवर रहती हैं और फिर ये ब्लड वेसल को, ब्लड को क्रॉस करके हमारे टिश्यू फ्लूइड में आती हैं, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाती हैं और ये मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। और सारी डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा साइज मोनोसाइट का ही होता है और जब ये टिश्यू फ्लूइड में जाएंगी टिश्यू में, तो इनमें स्पेसिफिक फंक्शन डेवलप हो जाते हैं। दूसरी सेल्स आपकी है ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट आपको बताया गया 3 प्रकार की हैं, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल्स और बैसोफिल। कंपैरेटिव हमने लिख दिया, आपको याद करने में आराम रहेगी। न्यूट्रोफिल टोटल डब्ल्यूबीसी का 65% होता है। न्यूक्लियस में 2 to 7 2 लोब भी हो सकते हैं और 7 लोब भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और इनमें जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल होते हैं वो न्यूट्रल डाई जैसे कि लिस्मान स्टेन से कलर लेते हैं। दे आर वेरी एक्टिव एंड फैगोसिटिक इन नेचर, यानी ये इन सारी डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा एक्टिव न्यूट्रोफिल्स होती हैं और ये फैगोसिटिक नेचर की है, मीन्स फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ करेंगी और डिस्ट्रॉय कर देंगी। डिस्ट्रॉय करने के लिए इनके इन सेल्स में लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिटिक एंजाइम, यानी लाइसोसोम की संख्या ज्यादा होती है। स्नोफिल्स जो होती हैं ये 3 से 6% टोटल डब्ल्यूबीसी का होती हैं। न्यूक्लियस बाइलोब 2 लोब होते हैं और ये एसिडिक स्टेन जैसे कि इयोसिन से स्टेन लेती है। ये माइल्ड फैगोसिटिक है, यानी न्यूट्रोफिल की कंपैरिजन में लेस एक्टिव होती हैं, हल्का फैगोसिटिक होती हैं और ज्यादातर ये एलर्जिक रिएक्शन को रेगुलेट करती है और इनकी संख्या बढ़ने पे हम कहते हैं इस्नोफिलिया हो गया, एलर्जी हो जाती है। तीसरी सेल्स आपकी बैसोफिल है। ये 1% या 1% से कम इनकी संख्या होती है। न्यूक्लियस 2 to 3 लोब होता है, 2 से 3 लोब न्यूक्लियस पाया ज्यादा है। और साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल बेसिक डाई जैसे कि मेथिलीन ब्लू से स्टेन लेते हैं। ये भी लेस एक्टिव हैं, माइल्ड फैगोसिटिक हैं और ये हिस्टामिन रिलीज करती है। हिस्टामिन जो होता है वो इम्यून रिस्पांस को इंक्रीज करने का काम करता है। तो ये तो हो गया आपका डब्ल्यूबीसी एंड इट्स टाइप। तीसरी आपकी है प्लेटलेट्स। तो तीसरी सेल्स आपकी है प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट्स, डाटा आपको टेबल में पहले दे चुका हूँ। ये स्मॉल शेप की, स्मॉल साइज की इरेगुलर शेप की सेल्स होती है। इरेगुलर मीन्स ओवल भी हो सकती हैं, स्फेरिकल भी हो सकती हैं, बाइकॉन्वेक्स भी हो सकती हैं, डिफरेंट शेप की सेल्स होती हैं जिनका डायमीटर लगभग 2 to 5 माइक्रोन होता है और ये सारी सेल्स नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। तो मैमल्स में क्या होता है, ये सेल्स नॉन न्यूक्लिएटेड है, मींस न्यूक्लियस तो एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस तो एब्सेंट होता है लेकिन अदर सेल ऑर्गेनेल्स, अदर सेल ऑर्गेनेल्स, अदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, अदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी प्रेजेंट होते हैं और इसके अलावा इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। हाँ, अंतर यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है। ठीक, ये सेल्स जो होती हैं ये हमारी रेड बोन मैरो में लार्ज सेल्स जो हैं जिनको मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं, इनके ब्रेक होने के रिजल्ट में प्रेजेंट होती है। मींस बोन मैरो में लार्ज मेगा कैरियोसाइट सेल प्रोड्यूस होती हैं और ये फिर फ्रेगमेंट में टूट जाती हैं और प्लेटलेट्स का निर्माण हो
जाता है। इनकी लाइफ लगभग 8 से 12 दिन होती है एंड दे विल हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, और प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। मींस प्लेटलेट जो होती हैं ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को एब्जॉर्ब करके बॉडी के डिफरेंट रीजन में कैरी करने का काम करती हैं, और जब भी हमें चोट लगती है तो ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में हेल्प करती है। तो ये तो आपका टोटल टॉपिक हुआ ब्लड एंड इट्स कंपोजिशन, कि ब्लड क्या है और उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड जो होता है हमारे बॉडी में, ब्लड को क्या कहते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। मींस या एक तरीके से इसको हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कह सकते हैं, कि जिसके थ्रू डिफरेंट गैसेस O2 CO2 यानी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी बॉडी सेल से ऑक्सीजन बॉडी सेल तक, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक ट्रेवल करती है। डिफरेंट न्यूट्रिएंट जिनको हम खाते हैं और एलिमेंट्री कैनाल में पचाते हैं, पचने के बाद वो ब्लड में एब्जॉर्ब होंगे, और ब्लड क्या करेगा उन डिफरेंट न्यूट्रिएंट जो भी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, इनको हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। बॉडी सेल्स में जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस होगा वो ब्लड में डिफ्यूज होगा, और ब्लड के थ्रू वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक जाएगा और फिर बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा। हार्मोन्स को भी ट्रेवल करेगी, मींस एक प्रकार के कैरियर का काम करता है। इसके अलावा ब्लड क्या है, इट इज वर्क एज अ बफर, ये एक बफर की तरह काम करता है और हमारे बॉडी की होम्योस्टेसिस को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। बफरिंग क्या होती है कि एसिडिटी बेसिसिटी अगर बढ़े तो उसको बढ़ने न दें, एक बॉडी पीएच पे मेंटेन रखें। तो ब्लड क्या है, एक इंपॉर्टेंट बफर है जो कि हमारे बॉडी में बढ़ी हुई एसिडिटी या बेसिसिटी को रेगुलेट करता है। हेल्प इन थर्मो रेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। बॉडी में हमारे हीट प्रोड्यूस होती है, हीट कैसे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। जैसे आप लोगों ने आज तक पढ़ा होगा कि कोई भी इंजन परफेक्ट नहीं बना है कि जो फ्यूल की बर्न करे और 100% एनर्जी को यूटिलाइज करे। इवन हमारी बॉडी भी, जैसे कि एटीपी जब प्रोड्यूस होते हैं तो एटीपी जब ब्रेक होते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसका लगभग 30 से 40% तो यूटिलाइज होती है। मैक्सिमम एनर्जी एज अ हीट लॉस हो जाती है, और ब्लड हीट के रूप में लॉस होगी, ब्लड में डिफ्यूज होगी, और ब्लड क्या करेगा उस हीट को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, कि जिससे हमारा बॉडी टेम्परेचर एक फिक्स कांस्टेंट रहे। ब्लड जो होता है डिफरेंट प्रोटेक्टिव वर्क भी आपको बताया था WBC का, कि डिफरेंट फॉरिजिन डिजीज कॉजिंग एजेंट्स के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करता है, कि कोई भी डिजीज कॉजिंग एजेंट या कोई भी फॉरिजिन एजेंट हमारी बॉडी में प्रवेश करेगा तो ब्लड सेल्स जो में WBC जो है उनको इनगल्फ करके या एंटीबॉडी रिलीज करके या डिफरेंट सब्सटेंस रिलीज करके उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इसके साथ आपका टॉपिक ब्लड एंड कंपोजिशन खत्म हुआ। थैंक यू। आप लोग भी अपना काम भी कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। ओके। और हाँ, बोर्ड पे जितना लिखा है इतना आपका नोट सफिशिएंट है, मैक्सिमम टॉपिक का नोट्स आपको बोर्ड से मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।